भाई सतलुज मूवी वाली जो कंट्रोवर्सी है अभी भी चल रही है, फुल बवाल मचा हुआ है मीडिया सोशल मीडिया में। सेंसर बोर्ड के साथ 3 साल की लंबी कानूनी और आइडियोलॉजिकल लड़ाई के बाद बिना किसी कट के ये ओटीटी पर आई, लेकिन जब से इसे हटाया गया, टेक डाउन किया गया है, एक बार फिर से फ्रीडम ऑफ स्पीच, सेंसरशिप और पंजाब के उस काले दौर के जख्मों को हरा कर दिया इन सारी चीजों ने। इस पूरी कंट्रोवर्सी को अगर गहराई से समझें तो 4 एंगल निकलते हैं। क्या है वो 4 एंगल, आइए समझते हैं। पाकिस्तान का जो प्लान था K2, K1 है कश्मीर, K2 था खालिस्तान, जो ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट वाली पॉलिसी पे उस पाकिस्तान के प्लान को डिफीट किया गया। और आज आप सुख की सांस ले सकते हो पंजाब में, वरना पंजाब आज हो सकता भारत का हिस्सा नहीं होता। सबसे पहले तो बात करते हैं सोशल मीडिया रिएक्शंस की। जैसे ही ओटीटी ने फिल्म को अपने प्लेटफॉर्म से हटाया, सोशल मीडिया पर मानो एक भूचाल आ गया। इंटरनेट पर ऑडियंस 2 फैक्शन में बढ़ गई, 2 तरफ बढ़ गई, दोनों ही तरफ से आर्ग्यूमेंट्स की झड़ी लगी हुई है। एक बड़ा तबका इस बैन को सीधे तौर पर फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बोल रहा है। सोशल मीडिया पर #सतलुज, #दिलजीत और #स्टॉप सेंसरशिप जैसे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को इसीलिए बनाया गया था ताकि क्रिएटर्स अपनी कहानी बिना किसी सरकारी कट के, बिना किसी डर के कह सकें। बॉलीवुड के कई बड़े नामों ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया है। फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखा और इसे सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक गहरा घाव बताया। कई यूजर्स ये लॉजिक दे रहे हैं कि डेमोक्रेसी में जनता को यह तय करने का राइट होना चाहिए कि उन्हें क्या देखना है और क्या नहीं। सरकारों का रातों रात फिल्म को डाउन करवा देना एक तरह का डिजिटल डिक्टेटरशिप है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा भी है जो सरकार के इस फैसले को सपोर्ट कर रहा है, समर्थन दे रहा है। सोशल मीडिया पर इन यूजर्स का मानना है कि पंजाब पहले ही सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स और आतंकवाद, उग्रवाद का एक बेहद खौफनाक दौर देख चुका है। उनके मुताबिक ऐसी फिल्में जो सिर्फ स्टेट मशीनरी को विलन के तौर पर पेश करती हैं, वो यंगस्टर्स के दिमाग में जहर घोलने का काम कर सकती हैं। कई कमेंट्स और थ्रेड्स में ये कहा जा रहा है कि आर्ट के नाम पर एंटी नेशनल नैरेटिव को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। कुछ यूजर्स का ये भी कहना है कि विदेशों में बैठे खालिस्तानी समर्थक ऐसी फिल्मों का इस्तेमाल अपने एजेंडे को हवा देने के लिए कर सकते हैं, इसलिए प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर फिल्म को हटाना बिल्कुल सही कदम था। लेकिन इस बैन का एक बड़ा साइड इफेक्ट पायरेसी के रूप में देखने को मिला है। जैसे फिल्म को लीगल प्लेटफॉर्म से हटाया गया, टेलीग्राम और बाकी टॉरेंट साइट्स पर इसके लिंक्स वायरल हो गए। ओटीटी प्लेटफॉर्म ने खुद अपील की कि लोग पायरेसी का सपोर्ट न करें, लेकिन डिजिटल युग में किसी चीज को अगर आप छिपाने की कोशिश करें तो वो और ज्यादा मशहूर हो जाती है। सेम इसी केस में हुआ। खुद दिलजीत ने एक इंस्टाग्राम लाइव पर एक यूजर को जवाब देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं देखी, कई लोगों ने डाउनलोड करके रख लिया है, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। मैं नहीं देखी मूवी हले भाई, कोई नहीं भाई, ਤੁਸੀਂ नहीं देखी तो कोई चक्कर नहीं। बहुत सारे लोगों ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਡਾਊਨਲੋਡਡ ਆ मूवी। आई नो बहुत सारे लोग सोचते ਸੀ संडे फैमिली ना देखांगे, मैनू सीगा मंडे शायद डिलीट होगी जो सारा कुछ खुलूगा, पर संडे शाम ਨੂੰ हो गया, चलो कोई नहीं। बाकी दोस्तों इस फिल्म को लेकर जो एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है वो ये कि ये फिल्म 80 और 90 के दशक के पंजाब का सिर्फ एक पहलू दिखा रही है। फिल्म की कहानी पूरी तरह से जसवंत सिंह खालरा के नजरिए पर है, जो मुर्दाघरों और शमशान घाटों में लावारिस लाशों का रिकॉर्ड इकट्ठा करते हैं और पुलिस की ज्यादतियों को दुनिया के सामने लाते हैं। पंजाब पुलिस के अफसरों के साथ पेट्रोलिंग रात को निकले हम यंग IPS अफसर, तो वहाँ रात को कोई नहीं दिखता था। मैंने कहा थाने में चलते हैं, थाने में ताला लगा हुआ था और अंदर पुलिस वाले अंदर से ताला लगा के, ये हालत थी। इतना डर था टेररिज्म। क्रिटिक्स और पंजाब के उस दौर को करीब से देखने वाले लोगों का कहना है कि हर नदी के 2 किनारे होते हैं। फिल्म ने बेशक पुलिस ब्रुटैलिटी और ह्यूमन राइट्स वायलेशन को दिखाया है, लेकिन क्या उस दौर में उग्रवाद और आतंकवाद की बर्बरता को सही तरीके से पर्दे पर उतारा गया है क्या? बताइए। 80 और 90 के दशक में पंजाब में जो उग्रवाद आतंकवाद का दौर था, उसमें हजारों बेगुनाह हिंदू और सिख मारे गए थे। आतंकियों ने बसों से उतार कर लोगों की हत्याएं की थी। उस वक्त पंजाब पुलिस के भी हजारों जवान और अफसर आतंकवाद से लड़ते हुए बलिदान दे दिया उन्होंने अपना। पुलिस फोर्स ने अपनी जान पर खेलकर राज्य में पीस बहाल की थी। बहुत सारे पुलिस अफसरों की फैमिली को हम अटैक किया गया, बहुत सारे पुलिस अफसरों को जॉगिंग करते हुए मारा गया, बहुत सारे पुलिस अफसरों को इतना हरास किया गया कि उन्होंने सुसाइड किया रेलवे लाइन के नीचे आके। बहुत सारी पुलिस फैमिलीज का कत्ल हुआ। जो लोग फिल्म का विरोध कर रहे हैं उनका आर्ग्यूमेंट यही है कि अगर आप इतिहास की किसी त्रासदी पर फिल्म बनाते हैं तो आपको कॉन्टेक्स्ट देना होता है। अगर आप पुलिस को सिर्फ हत्यारा और क्रूर दिखाएंगे, जैसा कि ट्रेलर और फिल्म में पुलिस अधिकारियों के पोर्ट्रेयल में नजर आता है, और उन हालातों को नजरअंदाज कर देंगे जिसकी वजह से पुलिस को एक्सट्रीम कदम उठाने पड़े, तो ये इतिहास के साथ नाइंसाफी है। ये कुछ लोग कह रहे हैं। फिल्म में कमलजीत सिंह जैसे दिग्गज अभिनेता ने एक क्रूर पुलिस अधिकारी का रोल निभाया है। आर्ट के नजरिए से एक्टिंग शानदार है, लेकिन रियलिटी पर कई फॉर्मर पुलिस अधिकारियों और उनके परिवारों को ये पोर्ट्रेयल आहत करने वाला लगता है। उनका सवाल है कि हमारे उन साथियों का क्या जिन्होंने आतंकवादियों उग्रवादियों की गोलियां सीने पर खाई हैं? क्या उनकी कोई ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट नहीं बननी चाहिए? बताइए।
इन लोगों का कहना है कि जब कोई भी फिल्म इतनी एक तरफा यानी वन साइडेड कहानी बयां करती है तो वो एक ऑब्जेक्टिव डॉक्यूमेंट्री न रहकर एक सब्जेक्टिव नैरेटिव बन जाती है, जो हमेशा कंट्रोवर्सी को ही जन्म देती है और देगी। वहीं एक और बहस जो इस फिल्म को लेकर हो रही है वो ये कि भैया इसमें कंटेंट जेन्युइन कितना है और कितना प्रोपेगेंडा, क्योंकि सिनेमा जगत में सबसे पुरानी आर्ग्यूमेंट्स और बहसों में से एक ये है कि कहाँ एक आर्ट खत्म होती है और कहाँ प्रोपेगेंडा शुरू होता है। भाई सतलुज इस बहस के बिल्कुल सेंटर में आके खड़ी है। जो लोग फिल्म को प्योर सिनेमा और आर्ट मानते हैं उनके लिए ये फिल्म एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर है। डायरेक्टर हनी त्रेहान ने इसे बिना किसी शोर शराबे या चेस्ट थंपिंग हीरोइज्म के बनाया है। दिलजीत का किरदार कोई लार्जर देन लाइफ एक्शन हीरो नहीं है, बल्कि एक साधारण बैंक कर्मचारी है जिसके पास हथियार के नाम पर सिर्फ एक लेजर और अपनी अंतरात्मा की आवाज है, यानी वॉइस ऑफ कॉन्शियस। और फिल्म एक आम इंसान के सिस्टम के खिलाफ लड़ाई को बहुत ही ग्राउंडेड तरीके से दिखाती है। आर्ट के सपोर्टर्स का कहना है कि सिनेमा का काम ही हमें अनकंफर्टेबल करना है। अगर कोई फिल्म हमें हमारे इतिहास की गलतियों को देखने पर मजबूर करती है तो वो प्रोपेगेंडा नहीं है, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। अर्जुन रामपाल का निभाया गया सीबीआई अधिकारी का रोल भी इसी बात की गवाही देता है कि सिस्टम के अंदर भी कुछ लोग सच्चाई के लिए खड़े थे। दूसरी ओर जो लोग इसे प्रोपेगेंडा मानते हैं उनका लॉजिक है कि फिल्म मेकिंग में क्या दिखाया गया इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्या नहीं दिखाया गया, कि वो एक किस्म का नैरेटिव बताता है। कोर्ट्स हैव इंटरवीन्ड और सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर हुई, बहुत सारे पुलिस अफसरों को सजा भी मिली, लेकिन ये सारी स्टोरी नहीं है पंजाब की। पंजाब की स्टोरी में वो मैसेकर्स भी हैं जहां हिंदुओं को उतारा गया गाड़ियों से और भून दिया गोलियों से। एक फिल्म जानबूझकर उग्रवादियों के जुल्मों को म्यूट कर देती है और सिर्फ स्टेट को अत्याचारी के रूप में प्रोजेक्ट करती है तो ये एक एजेंडा ड्रिवन सिनेमा बन जाता है। क्रिटिक्स का कहना है कि आज के दौर में जब पंजाब में फिर से कुछ असामाजिक तत्व पुरानी आग को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में ये फिल्म उनके लिए एक रिक्रूटमेंट टूल या सिंपैथी गेन करने का जरिया बन सकती है। सरकार द्वारा आईटी रूल 2021 के तहत इसे बैन करने के पीछे भी यही इंटेलिजेंस असेसमेंट रहा होगा कि इस तरह के नैरेटिव से राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है खड़ी। जब कोई कंटेंट किसी खास कम्युनिटी या ग्रुप में सिस्टम के लिए गहरा अनट्रस्ट और गुस्सा पैदा करने की कैपेसिटी रखता है तो सरकार उसे सिर्फ एंटरटेनमेंट मानकर छोड़ नहीं सकती। इसलिए सतलुज महज एक फिल्म नहीं रही बल्कि कंटेंट वर्सेस प्रोपेगेंडा की ग्लोबल डिबेट का एक क्लासिक केस स्टडी बन गई है। पंजाब चो हिंदू कट के मारे सी 36,000 हिंदू मरना मतलब शहरां चों सत्थां चों पिंडां चों कट के मारे 36,000 हिंदू मर जाना ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਸਮਝਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਂਸਟ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਮਰੀ ਸੀ ਤੇ 25,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। वैसे दोस्तों जहां भी कंट्रोवर्सी होती है पॉलिटिक्स अगल बगल हो ही जाती है, अपने आप दिखी जाती है। राजनीति और धर्म इसका बड़ा गहरा नाता है और इसको लेकर पॉलिटिक्स हर राज्य में होती है। फिलहाल हम पंजाब की बात कर रहे हैं तो दोस्तों जैसे ही सतलुज फिल्म को ओटीटी से हटाया गया इसने एक बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है। अचानक से ये फिल्म सिर्फ बॉलीवुड या सिनेमा के दर्शकों का मुद्दा न रहकर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल टूल बन गई है। पंजाब की राजनीति में अपनी जमीन वापस तलाश रही शिरोमणि अकाली दल ने इस मुद्दे को लपक लिया है। साथ ही एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा है कि सिखों पर हुए अत्याचारों को छिपाने की सरकार की कोशिश कभी सफल नहीं होगी। वहीं एसएडी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने इसे सिर्फ सेंसरशिप नहीं बल्कि सच्चाई और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला करार दिया। अकाली दल ने तो यहाँ तक घोषणा कर दी है कि वे पूरे पंजाब में इस फिल्म की स्क्रीनिंग करवाएंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अकाली दल इस मुद्दे के जरिए वोटों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है और खुद को सिखों के हकों के सबसे बड़े रक्षक के रूप में प्रोजेक्ट भी करना चाहता है। पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की बात करें और विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी फिल्म को हटाए जाने की निंदा की है। उनका तर्क है, लॉजिक है कि पंजाब को अपने पास्ट का सामना करने का हक है। सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसको 3 साल रोक लिया, पहले एक नाम बदला, फिर दूसरा नाम 95 रख दिया, फिर बोला नहीं तीसरा नाम करो सतलुज। इस इतना सब करने के बाद देयर वाज नो पॉइंट बैनिंग इट और रिमूविंग इट। सत्ता में होने के नाते आम आदमी पार्टी को लॉ एंड ऑर्डर भी तो देखना है। फिर भी केंद्र सरकार के फैसले का विरोध करके वो ये मैसेज देना चाहती हैं कि दिल्ली पंजाब की आवाज को दबा नहीं सकती। ये स्टेट वर्सेस सेंटर की राजनीति का एक क्लासिक एग्जाम्पल बन गया है। कांग्रेस दे राज दे वेले सारा कुछ ये हुंदा, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ OTT ਤੋਂ ਹਟਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। दूसरी तरफ केंद्र सरकार और बीजेपी के नेताओं ने साफ बोला है कि फिल्म को बैन करने के पीछे कोई राजनीतिक मंशा नहीं है बल्कि ये पूरी तरह से सिक्योरिटी कंसर्न्स पर आधारित फैसला है। उनका कहना है कि विपक्ष जानबूझकर इस सेंसिटिव मुद्दे पर पॉलिटिक्स कर रहा है। केंद्र सरकार के अधिकारियों का यह भी तर्क है कि फिल्म मेकर्स ने सेंसर बोर्ड के सुझाए गए 127 कट्स को मानने से इनकार कर दिया था और चालाकी से नाम बदलकर इसे OTT पर रिलीज कर दिया, जो कि ब्रीच ऑफ रूल्स है। इन सब के बीच एक बात बिल्कुल साफ है दोस्तों, फिल्म सतलुज अब सिर्फ एक क्रिएटिव प्रोडक्ट नहीं रह गई है, ये एक पॉलिटिकल फुटबॉल बन चुकी है जिसे हर पार्टी अपने
अपने गोल पोस्ट की तरफ किक मारने की कोशिश करी है। चुनाव चाहे जब भी हो, लेकिन फिल्में पॉलिटिशियंस को इमोशनल कार्ड खेलने और वोट बैंक को पोलराइज करने का एक रेडीमेड टूल दे ही देती है। सतलुज फिल्म की कंट्रोवर्सी हमें कई अहम सवाल सोचने पर मजबूर करती है। पहला, क्या किसी लोकतंत्र में इतिहास के किसी एक हिस्से को पर्दे पर दिखाना क्या इतना खतरनाक हो सकता है कि उसे रातों रात हटाना पड़े? या फिर क्या आर्ट के नाम पर हम ऐसे नैरेटिव को खुली छूट दे सकते हैं जो देश की एकता और शांति के लिए खतरा बन सके? वेल, ये कंट्रोवर्सी सिर्फ जसवंत सिंह खालरा, दिलजीत दोसांझ या हनीत रेहान की नहीं है। ये इस बात की है कि डिजिटल युग में सेंसरशिप की सीमाएं क्या होनी चाहिए। एक तरफ जहां सरकारें सुरक्षा और कानून व्यवस्था के नाम पर कड़े कदम उठा रही, वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट की दुनिया में किसी भी चीज को पूरी तरह से बैन करना लगभग इम्पॉसिबल है। पायरेसी के जरिए फिल्म अब भी हजारों लाखों लोगों तक पहुंच रही है। सतलुज का केस ये भी साबित करता है कि सिनेमा आज भी समाज को झकझोरने की सबसे बड़ी ताकत रखता है। जब एक फिल्म पॉलिटिकल डिबेट का मुद्दा बन जाए, सोशल मीडिया पर जंग छिड़ जाए और अदालतों के दरवाजे तक ये पहुंच जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उसने समाज की किसी बहुत गहरी नब्ज पर हाथ रख दिया है। अब ये दर्शकों और समय पर निर्भर करता है कि वे इतिहास के एक जरूरी सबक के रूप में इसे याद रखेंगे या फिर राजनीतिक और प्रोपेगेंडा की भेंट चढ़ी एक और कंट्रोवर्शियल फिल्म के रूप में इसे याद रखेंगे। पर एक बात तो तय है, जब तक पंजाब का चुनाव खत्म नहीं हो जाता, इस मुद्दे को बिल्कुल भी नहीं रुकने दिया जाने वाला। सोशल मीडिया और मीडिया में लगातार इस फिल्म के बारे में और इससे जुड़ी कंट्रोवर्सीज के बारे में बात होती रहेगी। वेल, आपसे जानना चाहता हूं, आपने फिल्म देख ली, क्या लगता है आपको? प्रोपेगेंडा लगती है फिल्म या फिर सच्चाई के करीब लगती है फिल्म? आपके हिसाब से क्या फिल्म को बैन करना सही कदम है या आपके हिसाब से नहीं बैन करना चाहिए था? जो भी आप इस बारे में सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो सही लगी हो तो इसे अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।